तो ये है क्लास 12th इकोनॉमिक्स का तीसरा सैम्पल पेपर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, क्या है ट्रू है। तो लोन लिया है आईएमएफ से, तो क्या ये रेवेन्यू रिसिप्ट है? नहीं, ये कैपिटल रिसिप्ट होती है, ये गलत है। तो हायर रेवेन्यू का मतलब होता है हायर रेवेन्यू डेफिसिट, यानी जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है बजट वाले चैप्टर का है। तो हमें पता है जो बजट होता है ना हमारा बजट में हमें जो पैसा मिलता है, या बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। जो पैसा हमें फिर रेवेन्यू बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल के भी होते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इधर जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं वो ऐसी रिसिप्ट्स होती हैं या ऐसी प्राप्तियां होती हैं जिनसे सरकार की एसेट्स और लायबिलिटीज़ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, यानी सरकार की जो परिसंपत्ति है, यानी जो सरकार की संपत्ति है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही सरकार के जो दायित्व हैं, कर्जा वर्जा चुकाना है या लेना देना है, कर्जा जो है सरकार का, यानी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी वो खर्चा जिससे सरकार की परिसंपत्ति और दायित्वों पर, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि कैपिटल रिसिप्ट्स वो होती हैं, सरकार ने जब लोन लेती है सरकार, तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ जाती है, तो कैपिटल रिसिप्ट्स हो गई। या सरकार ने अपनी एसेट्स कम कर ली, सरकार ने अपनी परिसंपत्ति या संपत्ति बेच दी। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है सरकार ने या तो एसेट्स क्रिएट कर दी है ना, या बढ़ा ली अपनी एसेट्स कुछ खरीद के, या फिर ऐसा खर्चा जिससे सरकार ने अपनी लायबिलिटी कम कर दी या दूसरों को लोन दे दिया। दूसरों को लोन देना मतलब एसेट्स बनाना अपनी, है ना। तो अब यहाँ पॉइंट ये उठता है कि इनमें से ये जो हमने हायर रेवेन्यू डेफिसिट, देखो जिससे मैंने बताया कि बजट के कंपोनेंट होते हैं ना रेवेन्यू और कैपिटल। तो रेवेन्यू डेफिसिट वो होता है जब रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम हो, यानी राजस्व प्राप्तियां कम हो, राजस्व खर्चा ज़्यादा हो, है ना, तो उसे बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। ये पूरा डिटेल में समझना है तो बजट वाला चैप्टर देख लो एक बार, और जिन बच्चों को आता होगा उनको समझ आ रहा होगा। तो रेवेन्यू डेफिसिट हायर हो तो उसका मतलब है कि फिजिकल डेफिसिट भी हायर होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा ही होगा, हो सकता है सरकार जो है, फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है जो सरकार का कुल खर्चा है, कुल खर्चा मान लो 100 रुपीज़ है और सरकार को जो कुल प्राप्ति मिलने वाली है वो है 90। अभी हम बोरोइंग को शामिल नहीं कर रहे, तो सरकार का खर्चा है 100, सरकार को प्राप्तियाँ होने वाली है टोटल 90। तो ये जो 10 रुपये का डिफरेंस है यही सरकार को बोरो करना पड़ेगा, यानी उधार लेना पड़ेगा, और यही सरकार का फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा होता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार मान लो रेवेन्यू डेफिसिट सरकार को 20 का हुआ हो, और सरकार ने इस 90 रुपये में 10 रुपये सरकार ने अपनी परिसंपत्ति बेच दी हो, एसेट्स बेच दी हो, सरकार ने अपना डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया हो, जैसे एयर इंडिया बिक रही है, और भी जो है कंपनी इसको बेच के सरकार ना पैसे भी निकाल लेती है। जैसे कोई सरकारी बैंक को प्राइवेटाइज कर देगी, भेज देगी, या कोई परिसंपत्ति या प्रॉपर्टी बेच देगी, या कोई एयरपोर्ट या पोर्ट बेच देगी। तो इस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू भी पैसा आ जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा हो तो फिजिकल डेफिसिट भी ज़्यादा होगा। अगला सवाल है कि बोरोइंग जो होती है गवर्नमेंट की वो फिजिकल डेफिसिट को रिप्रेजेंट करती है, बिल्कुल ठीक है। जो राजकोषीय घाटा होता है वो मैंने बताया ना कि सरकार अगर 100 रुपये खर्च कर रही है और 90 रुपये सरकार को मिलने वाले हैं, तो ये 10 रुपये जो है सरकार को, यही सरकार का घाटा है और यही सरकार को बोरो करना पड़ेगा। तो तीसरी स्टेटमेंट ट्रू है। चौथी है रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो एक्सेस होता है कैपिटल रिसिप्ट्स का ओवर रेवेन्यू डेफिसिट, तो गलत है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स की जब कम हो जाती हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। अगला सवाल है हमारा, देखो कि इनमें से कौन सा सिस्टम आरबीआई यूज़ करता है नोट छापने के लिए। तो मिनिमम डिपॉजिट सिस्टम। अब ये मिनिमम डिपॉजिट सिस्टम को मिनिमम रिजर्व सिस्टम भी बोलते हैं। मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब है सरकार को जब भी आरबीआई तभी नोट छाप सकता है जब सरकार के पास, आरबीआई के पास 200 करोड़ का रिजर्व हो। कैसा रिजर्व हो? उसमें 115 करोड़ का गोल्ड हो और 85 करोड़ का फॉरेन रिजर्व हो, जिसमें फॉरेन करेंसीज हो, ठीक है, तभी नोट छाप सकता है। अगर आरबीआई के पास ये 200 करोड़ का रिजर्व नहीं होगा तो आरबीआई नोट इशू नहीं कर सकता। अगला सवाल है, देखो कि व्हेन आरबीआई जब बैंकर, गवर्नमेंट का बैंकर के रूप में कार्य करता है तो क्या क्या करता है। ये गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन को डील करता है, मॉनेटरी फाइनेंशियल मैटर पर एडवाइस करता है, और अकाउंट भी रखता है गवर्नमेंट के। तो ऑल ऑफ द अबव, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अजर्शन दे रखी है कि डेप्रिसिएशन जो होता है ना, जो मूल्यह्रास होता है डोमेस्टिक करेंसी का, उससे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। मान लो एक्सचेंज रेट हमारा 70 से 80 हो जाए। अब यानी पहले $1 के बदले मिल रहे थे, $1 के बदले मिल रहे थे 70 रुपये, अब मिल रहे हैं $1 के बदले 80 रुपये, यानी हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर गई, यानी वैल्यू ऑफ रुपी क्या हो गई, वैल्यू ऑफ रुपी घट गई। तो इससे क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? देखो, जब हमारी करेंसी की वैल्यू घट जाएगी तो फॉरेनर को $1 के बदले 70 रुपये की जगह 80 रुपये मिलेंगे, और 80 रुपये मिलेंगे तो वो ज़्यादा सामान खरीद सकेंगे। ज़्यादा सामान खरीद सकेंगे तो उनकी करेंसी की तुलना में हमारी करेंसी सस्ती हो जाएगी। अब वो ज़्यादा गुड्स की डिमांड करेंगे,
है ना, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। तो इसी वजह से जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। रीज़न दे रखा है कि क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मेक्स डोमेस्टिक करेंसी रिलेटिवली चीपर विच लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, यानी उसकी वजह से हमारी करेंसी चीप हो जाती है, सस्ती हो जाती है और जिससे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है, ए आंसर रीज़न भी है और करेक्ट है। अगला सवाल है देखो कि इट अफेक्ट्स द एसेट्स लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, इनमें से कौन सा है जो सरकार की परिसंपत्ति और दायित्व को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो टैक्सेस जो है उसका कोई लेना देना नहीं होता कि सरकार की एसेट्स और लाइबिलिटीज से। इसी तरह सरकार जो है फीस और फाइन्स वसूल करती है, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आता है सरकार के, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। और फॉरफीचर ऑफ बॉन्ड्स, सरकार जब फॉरफिट कर देती है, नीलाम कर देती है, जब्त कर लेती है, ये भी सरकार का रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है, यानी राजस्व प्राप्तियाँ होते हैं। जबकि ये डिसइन्वेस्टमेंट है, विनिवेश, यानी सरकार अपनी शेयर्स बेच रही है, अपनी कंपनीज बेच रही है। तो जब सरकार अपने शेयर्स और अपनी कंपनी के शेयर्स बेचती है तो उसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश। तो विनिवेश जो होता है उससे सरकार की परिसंपत्तियों यानी एसेट्स में कमी आती है, परिसंपत्ति में कमी आती है, जिससे सरकार के एसेट्स कम होते हैं। और ये एक प्रकार का कैपिटल रिसीट्स है, जिसे हम पूंजीगत प्राप्तियाँ भी कहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए बजट वाली वीडियो देखें। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजर्शन बोल रहा है कि द बजट इज ऑल्सो रेफर्ड एज एनुअल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन आर्टिकल 112 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ के कॉन्स्टिट्यूशन के। बिल्कुल ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं बजट को, और कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड नहीं है कहीं भी। क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन के 112 आर्टिकल में है। रीज़न दे रखा है कि बजट जो है वो स्टेटमेंट होता है एक्चुअल इनकम एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं, बजट होता है स्टेटमेंट एस्टिमेटेड आने वाले वर्ष के लिए अनुमानित आय और अनुमानित एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। तो आर गलत है, तो सी आंसर हो गया ए ट्रू, आर फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखो कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो होता है उसे क्या क्या बोलते हैं, उसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। देखो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला चैप्टर है उसमें दो प्रकार के एक्सचेंज रेट होते हैं, एक फिक्स्ड और एक फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो होता है जिसे गवर्नमेंट डिटरमिन करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो क्या करेंसी से अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी की तुलना मतलब क्या एक्सचेंज रेट रखेगी, जो कि 1920 और 1970 के बाद ख़त्म हो गया। उसके बाद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आ गया, जिसमें एक्सचेंज रेट डिटरमिन होता था डिमांड और सप्लाई से। ठीक है, जहाँ डिमांड सप्लाई बराबर हो जाती हैं एक दूसरे के, वहाँ इक्विलिब्रियम हो जाता है और 70 रुपये पर डॉलर मान लो है इस वक्त। तो ये कैसे डिसाइड हुआ, ये डिमांड एंड सप्लाई से हुआ। आज की डेट में हर ज़्यादातर कंट्रीज़, ये सारी कंट्रीज़ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट अपनाती हैं। इसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के साथ साथ इसे डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सरकार क्या करती है, कुछ मैनेज करती है। तो देखो अब क्या होता है ना, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल ना हो जाए, यानी अगर देखो मान लो ये डिमांड सप्लाई है, इसकी अगर ज़्यादा ही जानकारी लेनी है तो इसका भी एक चैप्टर की वीडियो बनी हुई है, वो देख लेना। फिलहाल थोड़ा सा ब्रीफली समझ लो। मान लो 70 रुपये पर डॉलर चल रहा है, और मैंने जैसे बताया था कि अगर करेंसी की डिमांड तुम ज़्यादा करोगे फॉरेन करेंसी की, तो एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड राइट हैंड शिफ्ट हो जाएगी। तो मान लो ये 80 से 90 100, तो ऐसा अगर हो गया कि हमने फॉरेन करेंसी की बहुत ज़्यादा डिमांड कर दी, तो हमारी करेंसी की वैल्यू तो बहुत घट जाएगी, यानी एक्सचेंज रेट 70 से 80 90 100 बढ़ जाएगा। तो आरबीआई या किसी भी देश का सेंट्रल बैंक क्या करता है, एक मैनेज करता है उसको, कि मान लो अपने पास जो रिजर्व्स है ना, अगर ज़्यादा ही डिमांड हो गई फॉरेन करेंसी की, तो वो अपने पास से रिजर्व कम करके मार्केट में रिलीज़ कर देगा, ताकि एक्सचेंज रेट 80 से ज़्यादा ना हो, है ना। जैसे डिमांड बढ़ेगी उसको सप्लाई को भी वहाँ पर इस डिमांड को न्यूट्रलाइज कर देगा। या फिर अगर एक्सचेंज रेट ज़्यादा ही घट रहा है, यानी फॉरेन करेंसी की सप्लाई ज़्यादा हो रही है, तो उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा जो एक्स्ट्रा फॉरेन करेंसी मार्केट में होगी, यानी उसको एक्सचेंज रेट को ना तो ज़्यादा बढ़ने देगा ना ही ज़्यादा घटने देगा। तो इसी को बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग, और इसी को डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ क्या करती हैं, इसमें ज़्यादा ही मैनिपुलेशन करती हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो होती हैं वो दो वे रिसिप्ट्स होती हैं, जिससे ना तो एसेट्स क्रिएट होती हैं, ना ही लायबिलिटी घटती हैं। ठीक, नहीं तो एसेट्स जो है कम होती हैं। ठीक, ओके, ना ही लायबिलिटी बढ़ती हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती हैं सरकार की वो प्राप्तियाँ जिससे सरकार की ना तो परिसंपत्ति घट रही है और ना ही लायबिलिटी बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक है। रीज़न दे रखा है क्योंकि ये रिसिप्ट्स जो है रेगुलर होती है और रिकरिंग होती है नेचर में। अब देखो रिकरिंग का मतलब है जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है ना, जैसे टैक्स आना है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जैसे आपको पता होगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब होता है टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये रेगुलर होता है, टैक्स, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, अदर काइंड के टैक्स हो गए, ये तो आते ही हैं। और साथ साथ ये जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, जैसे फीस हो गई, चलान्स हो गई, एस्टीट्यूट्स हो गई और पेनल्टीज़ वगैरह, ये भी रिकरिंग नेचर की होती हैं। तो इसलिए इसको बोला जाता है
ये सरकार का जो प्रॉफिट है कंपनीज का, ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। सरकार को जो डिविडेंड मिल रहा है, कहीं किसी कंपनी में शेयर खरीद रखे हैं उसका डिविडेंड मिला, या सरकार ने कहीं पैसा ब्याज पे दे रखा है उसका इंटरेस्ट जो मिला, तो ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू है और ये रिकरिंग नेचर का होता है, आना ही है हर साल। जबकि जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं उनको हम रिकरिंग नेचर का नहीं बोलते। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो प्राइमरी डेफिसिट अगर 4500 दे रखा है 4500 और इंटरेस्ट पेमेंट 500 दे रखा है, तो फिजिकल डेफिसिट क्या होगा? फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला जो हमारा प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट आपको दे रखा है 4500, ठीक है, और फिजिकल डेफिसिट निकालना है, इंटरेस्ट पेमेंट दे रखा है 500, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये 5000 आ जाएगा, ठीक है, ये बी आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंट या फिर सटीक आंकड़े नेशनल इनकम के बारे में किसके माने गए? तो VKRV राव। और आपको ये भी पता होगा कि आज़ादी के टाइम या आज़ादी से पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पर नेशनल इनकम निकालने का प्रयास ब्रिटिशर्स ने तो किया नहीं हमारे देश की, किन किन ने किया? तो 5-6 लोगों ने किया था। उनके नाम हैं दादा भाई नेहरू जी भी हैं, RC देसाई हैं, VKRV राव है, विलियम डिग्बी हैं, फिलिस रास हैं, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा सटीक आंकड़े VKRV राव के माने गए। अच्छा, ये सवाल है कि बिफोर 1921, क्योंकि 1921 को ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड माना गया है, यानी महाविभाजन वर्ष। क्योंकि 1921 से पहले क्या होता था, हर जनगणना में यानी हर 10 साल में जो जनगणना होती थी, तो कभी तो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ जाती थी, कभी घट जाती थी। जैसे 1901 में बढ़ गई या घट गई, जो भी हुआ, उससे पहले जो बढ़ गई या घट गई, मतलब 10 साल बाद कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। लेकिन 1921 यानी 1921 ऐसा वर्ष था, उसके बाद जितनी भी जनगणना हुई है ना, हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, इसलिए 1921 को कहा गया ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड्स, ठीक है, और उसको हिंदी में कहा गया महाविभाजन वर्ष। और उससे पहले हमारी जो जनरेशन, वो डेमोग्राफिक प्रोफाइल की जो ट्रांजिशन का जो फेज चल रहा था, वो फर्स्ट स्टेज में थे हम। 1921 के बाद हम सेकेंड स्टेज में आ गए, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा कि बिफोर 1921 हम फर्स्ट स्टेज में थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया में? अबोलिशन, बिचौलियों को ख़त्म करा, लैंड सीलिंग करी, भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित करी, कि एक भूमि एक उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी कि इससे ज़्यादा ज़मीन किसी के पास नहीं होगी, चाहे वो ज़मींदार हो। और रेगुलेशन ऑफ रेंट किया गया है, यानी नियमितीकरण किया गया, यानी 1/3 जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसका 1/3 यानी 33% से ज़्यादा लगान या फिर रेंट कोई नहीं ले सकता, कोई भी, अगर कोई अपनी भूमि को किसी टिलर को या खेत जोतने वाले को देता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सी इंडस्ट्री है जो कैपेबल है या कैपेसिटी रखती है इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने के लिए इकोनॉमी में? तो देखो, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री या केमिकल या एग्रो बेस्ड या कैपिटल। तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री वो होती है जो मशीनों का निर्माण करती है या मशीनें बनाती है। तो जिस देश में मशीनें ज़्यादा बनेंगी, या मान लो अपनी कंट्री में मशीन्स ज़्यादा बनेंगी, तो अदर इंडस्ट्रीज़ को भी बेनिफिट मिलेगा। अगर ट्रैक्टर बनेंगे या मशीन्स बनेंगी, तो जाहिर सी बात है कि कैपिटल गुड इंडस्ट्री होने से देश में ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं कि ए सिस्टम ऑफ हायरिंग बिजनेस सर्विसेज, जब हम दूसरे देश से सर्विसेज हायर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे आउटसोर्सिंग बोलते हैं। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीज़न, क्या रीज़न नहीं है अडॉप्टिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का? 1991 में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाए, उनका क्या रीज़न नहीं था? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स था, ये तो बिल्कुल ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डेफिसिट में था, बहुत नुकसान में था। इनइक्वालिटी थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, और फिजिकल डेफिसिट हमारा बढ़ रहा था, और हमारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे या सरकारी कंपनीज थी उनका पुअर परफॉर्मेंस चल रहा था। तो आंसर डी, ये बी आंसर नहीं है कि इनइक्वालिटी की वजह से हमने रिफॉर्म्स अपनाए, नहीं, ये तीनों की वजह से अपनाए। बाकी इनइक्वालिटी वाज नॉट दैट रीज़न एट दैट टाइम। अगला सवाल हमारा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने GST इम्प्लीमेंट किया किस लिए, मतलब उसका क्रेडो क्या था? 1 टैक्स 1 नेशन 1 मार्केट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1991 में गवर्नमेंट ने अनाउंस की पॉलिसी ऑफ, कौन सी पॉलिसी? टू प्रमोट द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन प्रमोट करने के लिए। तो अलोइंग फॉरेन कैपिटल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, डिमोनेटाइजेशन, एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो अलोइंग फॉरेन कैपिटल, भाई फॉरेन कैपिटल के बढ़ने से ही तो ग्लोबलाइजेशन होगा ना। अगला सवाल है कि हु वाज द फर्स्ट जिसने पॉवर्टी लाइन के बारे में ब्रिटिशर्स के टाइम पर डिस्कशन किया? तो वो थे दादा भाई नौरोजी, और इन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग के थ्रू पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी, एक तरह से पॉवर्टी के डेटा से के बारे में या पॉवर्टी के बारे में बात की, जो इन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दिया, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉवर्टी के डेटा कलेक्ट करती है?
तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO जो कि 1950 में स्टेब्लिश हुआ था, ये पॉवर्टी से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करती है। जबकि पॉवर्टी से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट मतलब एनालाइज करने के बाद पॉवर्टी के डेटा जो रिलीज़ करते हैं वो है हमारा प्लानिंग कमीशन, पहले अब नीति आयोग। ठीक, प्लानिंग कमीशन ही नीति आयोग है। प्लानिंग कमीशन जो कि 1950 में बना था, ठीक है, जिसके जो है चेयरमैन होते हैं PM जो भी होते हैं, और प्लानिंग कमीशन को चेंज कर दिया गया है या फिर अब वो नीति आयोग बन गया है। अगला सवाल है कि राइट टू एजुकेशन कब बना? राइट टू एजुकेशन 2009 में बना। अगला सवाल है कि ये जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? क्यूरेटिव का, प्रिवेंटिव मेडिसिन का, या सोशल मेडिसिन? तो आंसर तो है प्रिवेंटिव मेडिसिन। अभी क्या क्या होती हैं देखो, क्यूरेटिव मेडिसिन होती है जब कोई बीमारी आपको हो जाए तो क्योर करने के लिए, प्रिवेंटिव बीमारी से होने से पहले प्रिवेंट करने के लिए, और सोशल मेडिसिन जैसे सरकार जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है, लोगों को जागरूक करती है, उसे बोलते हैं सोशल मेडिसिन। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ सेक्टर को कंट्रोल करती है? ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। UGC जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है ये यूनिवर्सिटीज़ को एफिलिएशन के लिए और यूनिवर्सिटीज़ को मतलब गाइडेंस के लिए गाइडलाइंस इशू करती है एजुकेशन से रिलेटेड, यानी हायर एजुकेशन के लिए है UGC। और ये AICT जो है टेक्निकल एजुकेशन के लिए है। NCERT जो है स्कूल की जो एजुकेशन होती है उसकी रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए है। फुल फॉर्म आपको पता ही है सबकी, नहीं पता तो एक बार गूगल सर्च कर लेना। बाकी नेशनल ये उसकी हो गई नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है ना, तो मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है, दोबारा बताया तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है जो आपके देश में पढ़े लिखे और स्किल्ड और एजुकेटेड हेल्दी लोग हैं, है ना। मान लो हमारे देश में इस वक्त 2000 लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, हेल्दी है, तो ये हमारे देश की ह्यूमन कैपिटल हो गई। और ये भी हमें पता है कि ह्यूमन कैपिटल जिस देश की ज़्यादा होगी उस देश में डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि फॉर्मेशन का मतलब है कि कितनी इंक्रीज़ हो रहा है ह्यूमन कैपिटल में। मान लो इस साल हमारे देश में डॉक्टर, इंजीनियर्स और टीचर्स और लॉयर्स 2000 थे, या स्किल्ड लोग और हेल्दी लोग 2000 थे। अगले साल हमारे देश में 2500 हो गए, तो 500 का इंक्रीमेंट हुआ ना। तो ये 500 का जो तेज बढ़ोतरी हुई है इसी को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी बढ़ जाना। ठीक है, इसी को बोलते हैं हिंदी में मानव पूंजी निर्माण। ठीक, अब सवाल क्या है वो देखते हैं। सवाल है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड है इफेक्टिव यूज़ ऑफ फिजिकल कैपिटल। देखो, जिस देश में ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा उस देश में जो मशीनें हैं उनका अच्छा प्रयोग किया जाएगा। तो फिजिकल कैपिटल जो होती है यानी मशीनें वगैरह होती हैं उनके अच्छे प्रयोग के लिए ह्यूमन कैपिटल का भी होना ज़रूरी है। अगर मशीनें हैं लेकिन हमारे देश में उनको चलाने के लिए लोग ही नहीं हैं जो उनकी नॉलेज रखते हैं, तो फ़ायदा क्या होगा? तो पहली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। रीज़न दे रखा है कि क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल जो है वो रेजिस करती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल। देखो, स्टेटमेंट तो ट्रू है बट ये इसका रीज़न नहीं है, तो आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो होती है उसका क्या, उसमें क्या नहीं होता। तो जैसे कि रूरल डेवलपमेंट का ये टॉपिक है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो देखो, जब जो फार्मर है वो क्रॉप प्रोडक्शन करता है तो उसके बाद ना जो प्रोडक्शन करता है, जो उसका ग्रेडिंग करता है, उसे डिवाइड करता है, उनके कैटेगराइजेशन करता है, फिर उनको ग्रेडिंग करता है, उनकी पैकेजिंग करता है, फिर उनको स्टोरेज करता है, फिर उनको ट्रांसपोर्ट करता है, फिर बाद में जाके मंडी में बेचता है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग में ये सब चीज़ें हो गई, असेंबलिंग हो गई, प्रोसेसिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, बट क्रेडिट फैसिलिटीज इसमें नहीं होता। तो ये आंसर है सी। अगला सवाल है हमारा कि इंक्रीज होने से अगर हमारा SLR बढ़ जाए, SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? ये वह मिनिमम अमाउंट है या वह न्यूनतम राशि है जो हर कमर्शियल बैंक यानी व्यापारी बैंक को अपने पास लिक्विड फॉर्म में यानी तरल रूप में, यानी एक तरह से कैश के रूप में अपने पास रखनी होती है। ये RBI का रूल है। अब सवाल यह है कि अगर SLR को बढ़ा दे, RBI बोले कि अगर तुम पहले 10% अपने पास रख रहे थे, मान लो टोटल डिपॉजिट 100 रुपये है और RBI ने कहा कि भाई आपको 10 रुपये अपने पास रखने ही पड़ेंगे, बाकी 90 रुपये आप लोन पे दे सकते हो। लेकिन अब RBI ने कहा कि भाई आपको 20% यानी 20 रुपये अपने पास रखने हैं, बाकी आप 80 रुपये लोन पे दे सकते हो। तो यानी लोन की कैपेसिटी, लोन देने की कैपेसिटी जो है कमर्शियल बैंक यानी व्यापारिक बैंकों की घट गई, यानी अब वो लोन कम दे पाएंगे, यानी इकोनॉमी में क्रेडिट फ्लो कम दे पाएंगे, जिससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होगा। तो सवाल यही है कि क्रेडिट क्रिएशन इकोनॉमी में क्या होगा? तो डिक्रीज हो जाएगा, ये आंसर है। अगला सवाल है कि हमारा जो क्या करेक्ट है प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला, फिजिकल डेफिसिट माइनस रेवेन्यू डेफिसिट, ये नहीं है।
तो क्या क्या है आंसर मैं बता देता हूँ, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये हमारा प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है। आपको तीनों डेफिसिट के फॉर्मूले पता होना चाहिए। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट्स। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला है टोटल रिसिट्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, है ना, ये देख लेना। और फिर प्राइमरी डेफिसिट का तो ये है ही। और इससे ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो देखनी है बजट वाली, चैनल पे पढ़िए, क्योंकि अगर वो मैं समझाने यहाँ पर बैठूंगा तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्रेडिट मल्टीप्लायर जो होता है वो इन्वर्सली रिलेटेड है टू CRR एंड रेसिप्रोकल ऑफ CRR। हाँ ठीक है, जो क्रेडिट मल्टीप्लायर होता है ना, मल्टीप्लायर जो होता है वो होता है उसका फॉर्मूला 1/CRR कह दो या LRR कह दो या रिजर्व रेशियो कह दो, ठीक है, एक ही बात है। वैसे LRR का फॉर्मूला LRR होता है CRR प्लस SLR, लेकिन आप उसको ये सिंपल ये RR भी बोल सकते हो। तो देखो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/RR। तो ये बोल रहा है कि क्रेडिट मल्टीप्लायर जो इन्वर्स रिलेटेड होता है CRR से, ये बैंकिंग वाली वीडियो मैंने समझा रखा है कि देखो अगर ये RR तुम्हारा 10% है तो 1/10 इंटू ये परसेंटेज की जगह यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो ये ऊपर 100 लगाना पड़ेगा इसे ख़त्म करने के लिए, ठीक है। इस 0 से 0 गया तो आंसर आ गया मल्टीप्लायर 10। और अगर हम RR को रख देते हैं 20 और तो 20% हटाने के लिए ऊपर 100, 0 से 0 गया तो आ गया 2 पंजे 10। तो जैसे हमने रिजर्व रेशियो 10 से 20 करा तो मल्टीप्लायर 10 से घट के कितना हो गया 5। तो जैसे जैसे हम रिजर्व रेशियो को बढ़ा देंगे तो मल्टीप्लायर हमारा घटता चला जाएगा। तो दोनों इन्वर्सली रिलेटेड हैं, है ना, एक दूसरे के विपरीत रिलेटेड हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इसी के साथ कि ये रेसिप्रोकल है CRR का, तो CRR का रेसिप्रोकल 1/CRR इज इक्वल टू मल्टीप्लायर। तो यही तो है, इसका उल्टा है ना, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट कह रही है रीज़न है क्योंकि इन टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के टाइम पे RBI क्या करता है, CRR को बढ़ा देता है। देखो CRR का मतलब क्या है, पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया है, बैंकिंग में बताया है, मनी वाली चैप्टर में बताया, फिर भी बता रहा हूँ कि CRR का मतलब होता है एक वे मिनिमम अमाउंट जो हर कमर्शियल बैंक को RBI के पास रखवाना पड़ता है। अब मान लो हर कमर्शियल बैंक को 10% अपना RBI के पास रखवाना पड़ रहा है। अब क्या होता है कि कई बार RBI बोल रहा है कि भाई हम CRR को बढ़ा देंगे, कई बार बोलता है घटा देंगे, कब बोलता है बढ़ा देंगे, कब बोलता है घटा देंगे, ये सिचुएशन की बात है। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है यानी मनी फ्लो ज़्यादा है यानी लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो RBI कहेगा कि भाई मैं अब कहता हूँ कि सारे कमर्शियल बैंक मेरे पास जो 10% रख रहे थे अब वो रखेंगे 20%। यानी पहले अगर सरकार बैंकों के पास 90 रुपये बच रहे थे लोन देने के लिए, अब कितने बचेंगे 80, यानी उनकी लोन देने की कैपेसिटी घट जाएगी, जिससे इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, मनी फ्लो कम होगा, इन्फ्लेशन की समस्या यानी लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, महंगाई वगैरह की समस्या हल हो जाएगी। इसी के उलट अगर इकोनॉमी में मंदी आ गई, डिप्रेशन आ गया, डिफ्लेशन आ गया तो RBI कहेगा भाई अब आप 10% की जगह मेरे पास केवल 5% रखवाओ। तो अब कमर्शियल बैंक के पास बचा 95 रुपीज़, तो वो अब 95 रुपीज़ या 95% जो पैसा बचा उन पे वो लोन देंगे, लोन की कैपेसिटी उनकी बढ़ गई, इकोनॉमी में मनी फ्लो ज़्यादा होगा, क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा, जिससे वो इस समस्या को, डिप्रेशन मंदी की समस्या को हल किया जा सकेगा। अगला सवाल हमारा है कि प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। बिल्कुल ठीक है, बिकॉज रीजन दे रखा है बिकॉज प्राइमरी डेफिसिट रिफ्लेक्ट्स करता है बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। बिल्कुल ठीक है। देखो प्राइमरी डेफिसिट क्या दिखा रहा है कि अगर हमारा फिजिकल डेफिसिट है 10 यानी 10 रुपये हमें लोन लेने पड़ेंगे, बोरोइंग करनी पड़ेगी, लेकिन हमारे पिछले साल की जो लोन चल रहे हैं उनका ब्याज जो है वो 5 रुपये है मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट कितना निकल कर आएगा 5। तो ये जो प्राइमरी डेफिसिट है 5 निकल कर आया, ये क्या शो कर रहा है कि पिछले ब्याजों के अलावा हमें 5 रुपये और लोन लेने पड़ेंगे, मतलब ब्याज को चुकाने के लिए अलावा जो हमारे खर्चे इतने बढ़ गए हैं, 5 रुपये तो यहाँ के हैं। तो प्राइमरी डेफिसिट हमारा यही शो करता है कि बोरोइंग रिक्वायरमेंट इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा। इसको पॉज करके आराम से समझ लेना। तो ए इसका आंसर है, ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ठीक है और उसका रीज़न है। अगला क्वेश्चन हमारा कि एप्रिसिएशन जो होता है डोमेस्टिक करेंसी का, उसका मतलब है राइज इन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। बिल्कुल ठीक है कि अगर हमारी 70 रुपये से एक्सचेंज रेट 60 हो जाए, यानी एक्सचेंज रेट तो घट गया लेकिन वैल्यू ऑफ रुपी क्या हो गई, वैल्यू ऑफ रुपी बढ़ गई, यानी हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन हो गया, है ना, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, एप्रिसिएशन हो गई, यानी हमारी करेंसी फॉरेन करेंसी की तुलना में महंगी हो गई। पहले $1 के 70 रुपये मिल रहे थे, अब $1 के 60 रुपये मिलेंगे। तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि एप्रिसिएशन से क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। गलत। जब हमारी करेंसी वैल्यू बढ़ जाएगी यानी हमारी करेंसी महंगी हो जाएगी, अब $1 के बदले
पहले 70 मिल रहे थे, अब $1 के बदले कितने मिलेंगे, 60 मिलेंगे। तो बाहर वालों को तो नुकसान है, बाहर वालों को तो कम सामान मिलेगा, और जब प्राइस मतलब बाहर वालों को कम सामान मिलेगा तो वो डिमांड कम कर देंगे, डिमांड कम कर देंगे तो एक्सपोर्ट घटेंगे, हमारे निर्यात जो है वो घट जाएंगे। तो दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आंसर हो गया सी। अगला सवाल है कि अगर LRR 20% है, यानी रिजर्व रेशियो है 20%, फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/RR होता है, ठीक है, ये पता ही है आपको। अब अगर 20% है RR, तो ये परसेंट है, परसेंट हटाने के लिए भैया इंटू लगता है 100, और 20 पंजे 100, तो हमारा रिजर्व ये मनी मल्टीप्लायर कितना आ गया, 5, तो आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है गवर्नमेंट बजट का, वो क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट है, नहीं, टैक्स रेवेन्यू है, नहीं, ये अच्छा क्या क्या इंक्लूड करता है ये, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में टैक्स रेवेन्यू आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है, डिसइन्वेस्टमेंट और बोरोइंग जो होता है वो कैपिटल एक रिसिप्ट्स में आता है, ठीक है। अब ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो देख लेना बजट वाली। अगला सवाल है हमारा कि बोरोइंग क्या होगी अगर इंटरेस्ट पेमेंट 15,000 है, जो कि 25% है प्राइमरी डेफिसिट के। तो अगर प्राइमरी डेफिसिट मान लो ये प्राइमरी डेफिसिट इसका 4 गुना है ना, अगर ये प्राइमरी डेफिसिट का 25% है तो प्राइमरी डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट का 4 गुना हो गया, सीधी सी बात है, पढ़ लो चाहे तो पॉज करके। तो 15,000 अगर इंटरेस्ट पेमेंट है तो प्राइमरी डेफिसिट हो गया 60,000, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, PD इजिकल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये हो गया 60,000, ये हो गया हमारा 15,000, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट ये रहा, इधर आके प्लस हो जाएगा तो 75,000 आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो कि अगर करेंसी $60, $1 के बदले 60 रुपये मिल रहे हैं, अब वो $1 के बदले 72 रुपये मिले, तो जो है थ्रू चेंज इन द मार्केट फोर्सेस एंड डिमांड सप्लाई, मतलब डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ऐसा हो तो इसे क्या बोलेंगे, तो हमारी करेंसी क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई, क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू ऑफ रुपी क्या हो गई, डाउन हो गई, क्योंकि अब $1 के बदले 60 की जगह 72 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो हमारी करेंसी की वैल्यू कर गई, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अगला क्वेश्चन देखो कि इफ देयर इज रिसेशन, अगर मंदी है इकोनॉमी में तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट शुड बी फॉलोड, क्या होना चाहिए। अगर मंदी है तो बैंक रेट को क्या गिरा देना चाहिए, CRR को क्या गिरा देना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बैंक रेट का मतलब क्या होता है, बैंक रेट का वो रेट होता है जिस पे RBI कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, कमर्शियल बैंक्स जैसे HDFC, ICI, ये सब कमर्शियल बैंक्स होते हैं। अब अगर इकोनॉमी में मंदी है तो RBI क्या करेगा, ये जो बैंक रेट है यानी लोन देने की जो रेट है, दर है, उसे कम कर देगा। मान लो 10% पे लोन दे रहा है तो 5%, 2%, 4% पे देगा, ताकि कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा आए और कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक को सस्ते दरों पर लोन दे, जिससे अर्थव्यवस्था में क्रेडिट क्रिएशन बढ़े, मनी फ्लो बढ़े और अर्थव्यवस्था में डिप्रेशन या मंदी की सिचुएशन से को ठीक किया जा सके। दूसरा पॉइंट है CRR, तो मैंने बताया था CRR वह मिनिमम अमाउंट होता है जो हर कमर्शियल बैंक को RBI के पास रखवाना पड़ता है। अब RBI क्या करेगा, मंदी की स्थिति में बोलेगा कि भाई मेरे पास जो आप CRR 10% रख रहे थे अब 5% रखो, बाकी का पैसा अपने पास रखो और क्रेडिट के रूप में पब्लिक को दो, जिससे इकोनॉमी में मनी फ्लो, क्रेडिट फ्लो बढ़े और इकोनॉमी में मंदी की समस्या से को हल किया जा सके। तो आंसर हो गया आपका सी, बोथ हैंड भी। अब देखो अगला सवाल है हमारा कि कैलोरी इंटेक जो है रूरल एरिया में ज़्यादा रखा गया है, क्योंकि ग्रेटर परसेंटेज ऑफ पीपल रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयड होते हैं और उनकी जो है कैलोरी कंजम्पशन की ज़्यादा टेंडेंसी होती है। तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक है। देखो हमारे जब पॉवर्टी डेटा निकाले जा रहे थे या निकाले जाते हैं तो गांव के लिए 2400 कैलोरी निर्धारित की गई है एक दिन के लिए, और शहरों के लिए 2100 कैलोरी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गांव में लोग फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं तो उनको लिए ज़्यादा कैलोरी पर डे की रखी गई है। तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक है कि रूरल एरिया में ज़्यादा है, लेकिन वो इसलिए रखी गई है क्योंकि वहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि और यहाँ पर रीज़न दे रखा है कि क्योंकि वो बेरोज़गार रहते हैं, उनकी टेंडेंसी ज़्यादा खाने की होती है। नहीं, ऐसा नहीं, तो आर फॉल्स है, तो सी आंसर हो गया। अगला सवाल हमारा है कि इंडिया ने अडॉप्ट किया था इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। देखो जब हम आज़ाद हुए थे तो 1947 से लेकर 1990 तक हमने ना इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी अपनाई थी। अब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है जो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका सब्सटीट्यूट अपने ही देश में प्रोडक्शन करना चालू कर दें। इससे दो फायदे होंगे, एक तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ जो है फलेंगी फूलेंगी, दूसरा हम फॉरेन करेंसी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं हमारे पास वो हम बचा सकते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं बचाएंगे तो हमें इंपोर्ट पे खर्चा कर देंगे तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व या फॉरेन करेंसी नहीं बचेगी। ठीक है, तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी हमने अपनाई थी, इसे इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। इसका रीज़न ये दे रखा है कि क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो है इंडिया के वो करप्ट थे, तो आर गलत है रीज़न, तो इसका आंसर हो गया सी। देखो 1990 के रिफॉर्म्स जो हमने अपनाए थे जिसमें हमने प्राइवेटाइजेशन किया था, लिबरलाइजेशन किया था,
तो ये तो माना गया कि कुछ कंपनीज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, इनएफिशिएंसी थी और काफ़ी सारी चीज़ें थी। बट ये स्टेटमेंट पूरी दे देना कि सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो करप्ट थे, तो ये स्टेटमेंट ये फॉल्स है, ठीक है। इसमें लिखा ना होना चाहिए था कि सम एंटरप्राइजेज वर करप्ट या एफिशिएंसी नहीं थी जो। अगला सवाल है हमारा कि इनमें से स्वेज कैनल की जब खुली थी 1869 में, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हमारे इंडिया पे फॉरेन ट्रेड पे ज़्यादा बढ़ गया था, तो उससे क्या हुआ? तो उससे जो है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया? नहीं। उससे ब्रिटिश कंट्रोल इंडिया पे बढ़ गया? बिल्कुल बढ़ गया। उसने कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन घटा दिया और हमारे इंडियन मार्केट को ईजी बना दिया ब्रिटिशर्स के लिए? बिल्कुल बी एन सी, तो डी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने इस्टेब्लिश किया था मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडिया फॉरेन ट्रेड। ब्रिटिशर्स, देखो इंडिया का फॉरेन ट्रेड ना आज़ादी ब्रिटिशर्स के आने से पहले कई देशों से होता था, चाइना, सऊदी अरबिया और कई कई ये गल्फ कंट्रीज के साथ होता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए ना, तो उन्होंने हमारे ट्रेड को लिमिटेड कर दिया अपने साथ। वो हमारे साथ ही ज़्यादा, मतलब इंडिया का ट्रेड जो है हमें ही वस्तुएं बेचते थे, हमसे कच्चा माल खरीद के ले आते थे। तो मोनोपोली कर ली एक तरह से, मोनोपोली मतलब अपना एकाधिकार। और इसका रीज़न दे रखा है कि क्योंकि स्वेज कैनल खुलने से डिडेंट एक्ट, स्वेज कैनल खुलने से कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा ब्रिटेन का इंडिया पे। तो ये आर स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आंसर हो गया सी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं कि WTO जो है वो एज ए सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है किसकी? तो ये गेट की है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, सी की। अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं कि देयर इज़ नो डेप्रिसिएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल लाइक फिजिकल कैपिटल। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है कि जिस तरह से फिजिकल कैपिटल डेप्रिशिएट होती है, ह्यूमन कैपिटल इतनी तरीके से नहीं होती। दूसरा है कि ह्यूमन की एफिशिएंसी बढ़ाए रखने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है एजुकेशन में, हेल्थ में और इस बाकी चीज़ों में। तो आर ठीक है, ए फॉल्स आर ट्रू, तो हो गया डी आंसर। सॉरी, ए भी ट्रू है क्योंकि डेप्रिशिएशन ह्यूमन कैपिटल में फिजिकल कैपिटल की तरह नहीं होता। तो बोथ आर ट्रू, बट आर इसका रीज़न नहीं है। सॉरी, आर उसका रीज़न है, क्योंकि देखो इस चीज़ को देखो, एक बार स्टेटमेंट दोबारा पढ़ो कि ह्यूमन कैपिटल में डेप्रिसिएशन फिजिकल कैपिटल की तरह नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल में एफिशिएंसी मेंटेन रखने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फिजिकल कैपिटल का तो आपको पता है, अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो या नॉर्मल भी आप समझ सकते हो कि मशीन जो है इसमें टूट फूट होती है, और अगर मशीन 5 साल में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो अकाउंटेंट क्या करता है, उसको हर साल 4,000 रुपये अपनी अकाउंटिंग से घटाता रहता है कि डेप्रिशिएट हो रही है मशीन, 5 साल में ख़त्म हो जाएगी, 4 पंजे 20। तो इस तरीके से मशीन का डेप्रिशिएशन होता है। ह्यूमन कैपिटल का इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि उसको तो उसकी एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए एजुकेशन में, हेल्थ में, स्किल्ड में पैसा लगाए रखना पड़ेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मैच करना है। तो देखो, नाबार्ड 1982 में इस्टेब्लिश हुआ, और ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 में, गोल्डन रेवोल्यूशन ये फर्स्ट नेशनलाइजेशन हुआ था जो ये 1969 में, पहले जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 14 बैंकों का, 14 बैंक्स का, और फिर बच गया आपका गोल्डन रेवोल्यूशन जो कि 1991 में, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड कब हुआ? इसका आंसर दे रखा है 1966 में। ऑपरेशन फ्लड जो है वो मिल्क से रिलेटेड है, ठीक है, जो मिल्क का प्रोडक्शन अच्छी तरीके से बढ़ गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इक्विटी जो होती है ना, इक्विटी यानी समता, समानता एक तरह से समझ लो आपको सिंपल शब्द में, कि वो एक इम्पोर्टेंट गोल है प्लानिंग का। बिल्कुल ठीक है, हमारे देश में असमानता में कमी हो, इक्विटी हो, मतलब काम के अकॉर्डिंग हो। और इसका रीज़न दे रखा है क्योंकि इक्विटी का मतलब होता है जो बेनिफिट है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का, उसका जो फ़ायदा है वो पुअर सेक्शन तक भी पहुंचना चाहिए। तो बिल्कुल करेक्ट रीज़न है, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो बिलो दी पॉवर्टी लाइन रहती है उसे क्या बोलते हैं? उसे हेड काउंट रेशियो भी बोलते हैं और उसे पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो भी बोलते हैं। तो बोथ ए एंड बी, डी आंसर हो गया। अगला सवाल है हमारा कि कौन से ईयर में जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना स्टार्ट हुई थी? तो आंसर है 45 का सी। अगला सवाल है हमारा कि आइडेंटिफाई करो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। तो करेक्ट को एक बार देख लेते हैं, फिर इनकरेक्ट अपने आप मिल जाएगी। कि जीएसटी जो है वो सिंगल कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है, बिल्कुल ठीक। जीएसटी जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब लास्ट वाले बंदे पे लगता है, ठीक है, बीच वालों को वो हो जाता है। मान लो मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैंने सामान खरीदा 1 लाख का, उस पर जो जीएसटी दिया वो मेरे को वापस मिल जाएगा, मतलब वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जो फाइनल कंज्यूमर उसे खरीदेगा उसे देना पड़ेगा। आगे है इसमें तीसरी स्टेटमेंट है, देखो कि जीएसटी जो है वो हर तरह की वस्तुओं पर लगता है थ्रू आउट कंट्री, ठीक है। और जीएसटी जो है
एम किया जा इसका मतलब एम ये था कि ताकि बिजनेस ऑपरेशन की कॉस्ट घटे और कैस्केडिंग इफेक्ट कम हो। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स पे टैक्स लग जाना। पहले क्या होता था, एक गुड पे सेल टैक्स भी लग गया, जी एक्साइज ड्यूटी भी लग गई और अदर टैक्सेस भी लग गए, और जो टैक्स लगा उस टैक्स पे भी टैक्स लग गया। जैसे 100 रुपये की चीज़ पे 10 रुपये का टैक्स लगा, अब वो चीज़ बन गई 110 रुपये की। अब जो टैक्स लगेगा अगला 10%, वो 100 रुपये पे नहीं 110 पे लग रहा है, यानी जो 10 रुपये टैक्स है उस टैक्स पे भी 10% टैक्स लग रहा है, यानी 1 रुपया। तो वो टैक्स पे टैक्स लग गया, उसे बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। तो बिल्कुल ठीक है, जीएसटी जो है उसने कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाया। ये तीसरा ऑप्शन ठीक नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन इनकरेक्ट आंसर है कि जीएसटी जो है हर वस्तु पे लगता है, नहीं, कुछ चीज़ें एग्जाम्प्ट रखी गई हैं जीएसटी से। अगला क्वेश्चन हमारा कि सेकंड फेज कब स्टार्ट हुआ है सेकंड स्टेज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, तो 1921 के बाद हुआ, जिसमें हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, यानी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय टैरिफ्स। टैरिफ्स किस लिए लगाए जाते हैं? टैक्स लगाए जाते हैं इंपोर्टेड गुड्स पे, एक्सपोर्टेड पे नहीं, इंडस्ट्री पे नहीं, तो ए आंसर है। तो जब हम बाहर से मंगाने वाली वस्तुओं या आयातों पर या इंपोर्ट पर टैक्स लगाते हैं उसे टैरिफ्स बोल देते हैं, सिंपल। अब जो अगला क्वेश्चन है वो आर्टिकल बेस है, तो इस आर्टिकल को एक बार अगर स्क्रीन मतलब पॉज करके देख लेना, पॉज करके पढ़ लेना। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक आरबीआई। अगला सवाल है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखो मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है जो आरबीआई यूज़ करता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वांटिटी ऑफ मनी को मैनेज करना, या फुलफिल करना मनी सप्लाई के रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर के, या इंक्रीज करना पेस ऑफ नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ, या अबव ऑल। तो ऑल हो गया। अगला सवाल देखते हैं, तो ये है कि क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं आरबीआई के जिसके मॉनेटरी पॉलिसी के, तो रिजर्व सिस्टम है क्या, फिजिकल पॉलिसी है क्या, मॉरल सॉल्यूशन है क्या, इंटरनेशनल लोन है क्या। तो फिजिकल पॉलिसी तो वो होती है जो गवर्नमेंट यूज़ करती है टैक्सेशन के थ्रू, यानी टैक्स के थ्रू और अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू। इंटरनेशनल लोन्स जो बजट का या बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। ये जो रिजर्व सिस्टम है और ये मॉरल सॉल्यूशन है, ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं, और ये मनी वाले में मैंने बता रखा है ये। अगला सवाल देखो कि ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? परचेजिंग ऑफ बॉन्ड्स, बिल्कुल ठीक, और सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स, ये भी ठीक, तो बोथ एंड भी डी आंसर। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में बता रखा है, वो भी वीडियोज़ में है, बैंकिंग वाली में और मनी वाले में भी है, देख लेना एक बार। अब ये देखते हैं, एक आर्टिकल है, पढ़ लेना, या बिना पढ़े भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो तो देख लो। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट, तो आंसर इसका दे रखा है कि कैपिटल अकाउंट जो है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, सॉरी आंसर इसका दे रखा है स्टॉक कॉन्सेप्ट, यानी ए दे रखा है। लेकिन कैपिटल अकाउंट जो है अब किस टर्म में इसको लिया गया है, इसको वैसे तो अगर किसी क्वार्टर में मापे ना, तो देखो स्टॉक और फ्लो का मतलब क्या होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को ड्यूरेशन में माप रहे हो, यानी हफ्ते में कितना, मान लो आपकी इनकम हफ्ते की कितनी है, महीने की कितनी है, साल की कितनी है, या फिर आपका खर्चा महीने हफ्ते का कितना है, तो इसे बोलेंगे फ्लो। और आप कोई भी चीज़ अगर पॉइंट पे मापते हो, जैसे आपकी वेल्थ कितनी है, मुकेश अंबानी की इस वक्त वेल्थ कितनी है, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। तो आंसर ये दे रखा है। अगला सवाल है कि व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी अकाउंट। बीओपी अकाउंट के दो अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तो सी आंसर है। अगला सवाल दे रखा है कि विच ट्रांजेक्शन जो है टेक प्लेस करती है कैपिटल अकाउंट में, तो परचेज ऑफ बॉन्ड्स एंड स्टॉक, या सेल ऑफ बॉन्ड्स एंड स्टॉक, या कंपनसेटरी, तो बोथ एंड भी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो है बॉन्ड्स वगैरह खरीदेंगे या बेचेंगे, तो वो दोनों उसमें आ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में आएंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में उन ट्रांजेक्शन्स को लिया जाता है जिससे एसेंशियल लायबिलिटीज़ में इम्पैक्ट पड़ता है। और कैपिटल अकाउंट में ही एफडीआई और एफआईआई दोनों आता है। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जब शेयर्स में खरीद फरोख्त होती है। तो आगे देखो कि अगला सवाल है कि ऑल ट्रांजेक्शन जो रिजल्ट करें रिसिप्ट में फ्रॉम फॉरनर्स आर कंसिडर्ड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो फॉरनर ने यहाँ पर पैसा लगाया, हमारे देश में पैसा आया फॉरनर से रिसिप्ट में, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि फॉरनर्स का पैसा आया क्रेडिट साइड में। अब फॉरनर्स ने जो ट्रांजेक्शन करी तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, भले उन्होंने हमें लोन दिया हो या फिर हमें हमारे देश में एफडीआई की हो, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अगर हम उल्टा करते कि बाहर वालों को लोन देते या बाहर वालों के यहाँ एफडीआई करते, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आता। अगले क्वेश्चन के लिए इस आर्टिकल को देख लेना। अब क्वेश्चन देख लो कि ए शिफ्ट फ्रॉम मोनोक्रॉपिंग, यानी सिंगल क्रॉप जो होती है अगर उगा रहे हो, उसकी जगह अगर मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम को अपनाते हो, तो इसे डाइवर्सिफिकेशन क्या किसका कहते हैं? प्रोडक्शन एक्टिविटी का या क्रॉप प्रोडक्शन? तो क्रॉप प्रोडक्शन का।
प्रोडक्शन एक्टिविटी का डाइवर्सिफिकेशन का मतलब तो ये होगा कि हम कई तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे फसलों के अलावा और भी काम कर रहे हैं। अभी तो यहाँ पे क्रॉप की बात हो रही है, तो इसे क्रॉप प्रोडक्शन का ए आंसर उसका होगा। अगला क्वेश्चन देखो कि इनमें से कौन से टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है देखा जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो एक तो डिस्गाइज, छिपी बेरोजगारी देखी जाती है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, और इसी को छिपी बेरोजगारी या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या फिर इंग्लिश में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। और एग्रीकल्चर में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी पाई जाती है, यानी सीजन के हिसाब से, मतलब होता है ना, बारिश हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी भी बोलते हैं, ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है डाइवर्सिफिकेशन का। तो देखो, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है जहां हम अपनी एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन करें, यानी रूरल एरिया में हम एग्रीकल्चर के अलावा भी कोई काम करें, ये जैसे पशुपालन करें या फिर हॉर्टिकल्चर करें, यानी वो और चीज़ें करें, फलों सब्जियाँ को वो करें, फलों को, और जो है मिल्क से रिलेटेड वो करें। तो ये सब करने को डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं, जिससे क्या होता है, ए ऑप्शन देखो कि इससे क्या होता है, जो मॉनसून का है इफेक्ट एग्रीकल्चर पे, उससे उसका रिस्क कम हो जाता है, मतलब उससे जो इफेक्ट पड़ने वाला है। दूसरा, इनकम बढ़ जाएगी रूरल एरिया में। तीसरा, चौथा देखो कि इससे एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। तीसरा ये आंसर गलत है, ये इनकरेक्ट है, ये नॉट ए बेनिफिट है, तो कि प्रोविजन, क्रेडिट और चीप रेट ये अलग बात कह रहा है कुछ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो जो तनवा है, तो देखो ये जो है तनवा का फुल फॉर्म है कि तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। इसने डाइवर्सिफाई किया है क्रॉपिंग पैटर्न को। तो देखो, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, ये एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने मतलब स्टार्ट किया, और इससे क्या हुआ कि जो वहाँ की वुमेन हैं उनको एग्रीकल्चर टेक्निक सिखाई गई, और उनको क्रॉपिंग पैटर्न सिखाए गए, और उनको अदर एम्प्लॉयमेंट जो स्किल्स भी दी गई, एक्टिविटीज़ की स्किल्स दी गई। तो उससे क्या हुआ, उनकी इनकम बढ़ी, और वुमेन जो है लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्निक्स में वो हुई, ट्रेन हुई। तो आंसर है डी, इससे ये सारी स्टेटमेंट ट्रू हैं। अब देखो, यहाँ तक वीडियो देख लिए तो आप बहुत ही मतलब वो हो, पढ़ने में काफ़ी अच्छे हो, और इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। और अगर इस तरह की और वीडियोस चाहिए या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर देना।